हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं लेवल 1 के लिए पेपर 2। पहला प्रश्न, गंगोदक में कौन सी संधि है? गंगोदक में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि? तो गंगोदक में संधि कौन सी है? गुण संधि है। गंगोदक में कौन सी संधि है? गुण संधि। गंगोदक का संधि विच्छेद का क्या होगा? गंगा प्लस उदक। तो हमें पता है कि ए आ के बाद में अगर असमान स्वर आए, यानी अगर ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो गंगा में आ बना और ऊ बना तो क्या बन गया? गंगोदक, ओ की ध्वनि बन गई। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी इसमें किस प्रकार की संधि होगी? गुण संधि होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से अव्ययी भाव समास कौन सा है? यानी वो समास जिसमें व्यय नहीं होता है, निरोग, साफ सुथरा, भरपूर या ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये सारे ही है वो अव्ययी भाव के समास के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि कभी निरोग का निरोगो नहीं होता तो ये भी अव्ययी भाव समास है, साफ सुथरो नहीं होता तो ये भी है, और भरपूरो भी नहीं होता तो ये भी है। इस प्रकार ये सारे किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चैन की बांसुरी बजाना। चैन की बांसुरी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मौज करना, अय्यासी करना, मृत्यु हो जाना या अत्यंत निकट होना। तो हम सबको पता है कि चैन की बांसुरी बजाने का मतलब होता है बंदा मौज कर रहा है, मजे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, है ना। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चैन की बांसुरी बजाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी चैन की बांसुरी बजाना माने मौज करना। ठीक है ना। अपने सपनों का सौदागर आया है, नहीं अपने नहीं, उसके सपनों का सौदागर आया है। इसमें सपनों क्या है? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो सपनों क्या होगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं। तो इसका मतलब तो इस लाइन में जो सपनों है वो किस प्रकार का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में है? यानी हमारे सामने वाक्य दे रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करना जो क्रिया है वो भूतकाल में है। किस में है? मैं घर जा रही हूं, तो इसमें तो भूतकाल की कोई बात ही नहीं आई। तुमने तो कल ही यह काम कर लिया था, कल ही कर लिया था कोई काम। सीमा, तुम घर चलोगी, यानी चलने की बात कर रहा आगे के लिए। और मैं पत्र पढ़ रहा हूं, यानी अभी कर रहा है। तो भूतकाल वाला किस में आया था? तो भूतकाल आया था तुमने तो कल ही यह काम कर लिया था, मतलब कल ही कर लिया था काम, तो पुरानी बात हो गई ना। तो इसका मतलब इसमें भूतकाल आ गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? यानी वो कौन सी संख्या है जिसमें स्वयं के सिवा या एक के सिवा किसी तीसरी संख्या का भाग ही नहीं जाता? कौन सी है? 55। 55 में तो देखो 5 का भी जाता है और 11 का भी जाता है, तो इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है। फिर 63, 63 को देखते तो इसमें 3 का जाता है, 9 का जाता है, 3 का जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। 69, 69 में देखो 3 का जाता है, 3 का जाता है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। तो बची कौन सी? 59। 59 में देखो किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, यानी इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो आंसर होगा 59, क्योंकि इसमें स्वयं के सिवा या एक के सिवा, एक का भी भाग जाता है उस संख्या में और खुद का भी जाता है, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता, तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है। मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है। ठीक है। राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये बताओ। तो जैसे मान लेते हैं कि मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है, तो राम का वेतन कितना मानते हैं? राम का वेतन मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है। अब मोहन का वेतन कितना होगा? इससे 25% कम होगा, तो 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है, और उसे 25 कम करेंगे तो कितना होगा? तो मोहन का वेतन 75 होगा। अब ये पूछ रहा है कि मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है, राम के वेतन के मुकाबले कंपेयर कर रहा है। तो राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है। तो कितना अधिक है? तो संख्या में तो 25 अधिक है, लेकिन कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा है। तो 25 अधिक है और कितने पे अधिक है? 75 पे अधिक है। तो जितना अधिक होगा ऊपर, फिर कितने में से अधिक होगा वो नीचे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? प्रतिशत आ जाएगा। तो यहाँ देखो 25 कितने होते हैं? 75, और 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 33 3 99, 33 से 1/3, या इसको दूसरे सब तरीके से लिखे तो 33.33%। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहाँ दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये राम का वेतन
मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 33.33% अधिक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक पेन ड्राइव का क्रय मूल्य 700 रुपये है। क्रय मूल्य कितने हैं? 700 रुपये। और उसका विक्रय मूल्य है 690 रुपये। कितना है? 690। तो क्या होगा इस सौदे में? 10 रुपये का लाभ होगा, 10 रुपये की हानि होगी, 700 रुपये का लाभ होगा, 690 रुपये का लाभ होगा। तो देखो क्रय मूल्य कितना बता रहा है? 700, यानी 700 रुपये में तो कोई चीज़ खरीदी है। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने वाला। तो कितने बेचा? 690 में। तो 690 में बेच रहा है, 700 में खरीद रहा है, तो उसको घाटा होगा। घाटा कितने रुपए का हो रहा है? 10 रुपये का घाटा हो रहा है, यानी 10 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है। अगर यहाँ पे ये आपसे पूछता कि उसे कितना प्रतिशत घाटा हो रहा है, तो जितने रुपए में घाटा हो रहा है वो ऊपर लिख दो, फिर उसकी लागत मूल्य नीचे लिखो। लागत कितना है? 700 है कि 690 है? तो लागत तो 700 है, तो 700 को नीचे लिखो और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से कर दो। फिर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना? तो 10/7 आएगा। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/3/7, यानी 1/3/7% की हानि हुई है। प्रतिशत की बात करता तो, लेकिन ये तो साधारण यही पूछ रहा है कि कितनी हानि, कितना लाभ या हानि कितना हुआ, तो 10 रुपये की हानि इसमें होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य 690 है, क्रय मूल्य 700 है, तो इसका ये गलत लगा रखा है इसमें, ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1600 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु को व्यापारी 12.5% और 10% बट्टा देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? यानी एक व्यापारी है, उसने लिख रखा है वस्तु की कीमत लिख रखा है 1600 रुपये। अब उसे बट्टे देता है कितना? एक तो देता है 12.5% का, एक देता है 10% का। तो अब कितने में बेचेगा वो उसे? तो 12.5% का बट्टा देता है, तो अगर 100 रुपये की चीज़ होती तो कितने में बेचता उसको? 12.5% की छूट देता तो वो उसको कितने में बेचता? 87 सही 1/2 में बेचता, या 87.5 में बेचता, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 87.5 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? दोबारा 10% का बटा देता है, तो 90/100। इस प्रकार लिखेंगे तो जितना उसको वास्तव में मिला है वो आ जाएगा हमारे पास में। तो देखो इसको काटोगे तो यहाँ से 2 जीरो काटोगे तो ये हट जाएगा पॉइंट। ठीक है। इसके बाद में 1 जीरो ये काट दो, 1 जीरो ये काट दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो, जैसे 1600 रुपये है। अब हमें पता है कि 12.5% का कितना होता है? 1/8 होता है, तो इसे 7/8 लिख सकते हो आप काटने के हिसाब से। इसे 9/10 लिख सकते हो। अब इसको 8 दूनी कितने हो गए? 16 हो गए। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितने हो गए? 9×63, 63 दूना कितना होता है? 126 होता है। तो किस में आ रहा है? 1260 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 वर्षों में 5% ब्याज दर पर 150 रुपये का ब्याज कमाने हेतु मूलधन कितना होगा? यानी समय दे रखा है कितना? समय दे रखा है 10 साल। ठीक है। दर दे रखी है 5% और ब्याज कितना दे रखा है? 150। ये कह रहा है कि मूलधन कितना होगा, मूलधन पूछा है। तो मूलधन निकालने का सूत्र क्या होगा? आपने रट रखा होगा 100 मल्टीप्लाई ब्याज डिवाइडेड बाई जो समय, समय कितना है 10, और डिवाइडेड बाई दर तो बाई 5। तो कितना होगा? तो ब्याज कितना था? तो ब्याज 150 था ना, तो ब्याज लिख दो इसको इसे सीधा। अब देखो 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो इसको, तो 5 3 कितने होंगे? 15। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। तो कितना मूलधन होना आवश्यक है? तो उस कंडीशन में 300 मूलधन होगा। यानी मूलधन अगर 300 रुपये होगा तो 10 सालों में 5% ब्याज की दर से 150 रुपये का ब्याज कमा लेगा बंदा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, यानी एक ऐसी किताब जिसमें एड्रेस लिखा हो या नाम लिखा हो, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्टरी, प्रिजर्वेंस, इनेविटेबल या डिक्शनरी। तो क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे डायरेक्टरी। क्या कहेंगे? डायरेक्टरी। यानी जिसमें नाम और एड्रेस लिखा होता है ना, उसे डायरेक्टरी कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंडेड इन फिस्को। इसका क्या मतलब है? जो आइटम है या फ्रेज है, इसका क्या मतलब है एंडेड इन फिस्को का? अबाउट टू कोलैप्स, ए टोटल फेलियर, इंपॉर्टेंट पर्सन, या प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल। तो एंडेड इन फिस्को का मतलब होता है कि
उसको कुछ नहीं मिला, पूरी तरह से फेल हो गया, उसे क्या कहेंगे? एंडेड इन फिस्को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ए टोटल फेलियर। कौन सा होगा? ए टोटल फेलियर यानी एंडेड इन द फिस्को, ये हो जाएगा सी। अब हमें ये खाली जगह में देखना है कि कौन सा आएगा। सी स्पेस मेड हिम एंग्री, तो क्या आएगा? तो सी हैज सर्टेनली मेड हिम एंग्री, क्या आएगा इसमें? सी हैज सर्टेनली मेड हिम एंग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी हैज सर्टेनली मेड हिम एंग्री। हिज वर्ड्स appropriately for the occasion, his words suit for the occasion, his words appropriate for the occasion, या फिर his words suitably for the occasion। क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा appropriate, यानी exactly जो सही है। his words appropriate for the occasion, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। the autumn of parliament will begin on Monday, तो autumn क्या है? सेशन मिशन या नो इम्प्रूवमेंट। तो पार्लियामेंट का क्या होता है? तो सेशन होता है, हमने पढ़ रखा, सत्र होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ऑटम को क्या रिप्लेस कर सकता है? सेशन रिप्लेस कर सकता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? यानी जन्म के बाद में मानव के कौन से उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल में, तंत्रिका में, संयोजी उत्तक में या जन्म उत्तक में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो तंत्रिका उत्तक है ना, उसमें विभाजन नहीं होता, कोशिका का विभाजन नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? चूने का पानी, बड़ा चू होगा ये। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या होगा रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी? तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर की? पेशी, तंत्रिका, यकृत या कोई नहीं? तो देखो, जो हमारे शरीर में यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इनमें से तो यकृत है ही है, वैसे भी यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? यानी कौन सा अंग होता है आंख का जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है? कॉर्निया, एवियक्स ह्यूमर, लेंस या काचाप द्रव्य? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला अंग कौन सा होगा आंख का? वो होगा लेंस, यानी लेंस है वो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला अंग है हमारी आंख का। ठीक है। मानव का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, स्पंदन होता है? 25 बार, 30 बार, 72 बार या 96 बार? तो मानव का हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार स्पंदित होता है। कितने टाइम, कितने दफा? 72 टाइम, 72 नहीं, 72 बार। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिश्नर, जिला पुलिस अधीक्षक या कार्यपालिका मजिस्ट्रेट? तो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है राजस्थान में? तो पुलिस महानिदेशक होता है। कौन होता है? पुलिस महानिदेशक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? 2011, 14, 16 या 18? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2016 है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। कौन सा? 2016। सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सरिस्का का तो अपने राजस्थान में है, तो बड़ी बात क्या है? राजस्थान में कहाँ पे? तो अलवर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ की महारानी कर्मावती जी ने सहायतार्थ किस मुगल शासक को राखी भेजी थी? यानी कर्मावती जी है ना, इन्होंने राखी भेजी थी। किस मुगल शासक को भेजी? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या जहांगीर को? तो कर्मावती ने जो राखी भेजी थी किसे भेजी थी? तो ये हुमायूं को भेजी थी। किसको भेजी थी? हुमायूं को भेजी थी, क्योंकि बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। जब गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने आक्रमण कर दिया था, तो कर्मावती जी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे पूछ रहे हैं। 7, 9, 17 या 12? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान से बता रहे हैं कि 17 सदस्य निर्वाचित हुए थे संविधान सभा में। कितने? 17 मेंबर राजस्थान से थे। ठीक है। उपचारात्मक कार्य की सफलता निर्भर करती है?
जो उपचारात्मक कार्य होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? विद्यार्थी शिक्षक से कितना जुड़ा हुआ है इस पे, विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है, या फिर शिक्षक छात्रों की त्रुटियों के संबंध में कितनी विस्तार से जानकारी रखता है, ये सारी ही बातें उपचारात्मक कार्य की सफलता पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्या है कि शिक्षक है ना, वो छात्रों की त्रुटियों के संबंध में कितना विस्तार से डिटेल रखता है, जानकारी रखता है, इसके माध्यम से उपचारात्मक कार्य की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर वो विद्यार्थियों की त्रुटियों को देखेगा तभी तो उसके बारे में प्रॉपर रेमेडी कर पाएगा। तो जितना अधिक डिटेल से उसको जानकारी होगी उतना ही मतलब उसकी जो उपचारात्मक कार्य है वो सफल होने की संभावना बढ़ेगी। वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? पढ़ने का कौशल, बोलने का कौशल, या फिर पढ़ने और बोलने दोनों का कौशल, या कोई नहीं। तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? पढ़ने का कौशल भी होगा और बोलने का कौशल भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ने का कौशल भी और बोलने का कौशल भी। भाषा शिक्षण के प्रमुख चुनौतियां क्या है? जो भाषा शिक्षण है उसकी प्रमुख चुनौतियां क्या है? कुशल अध्यापकों का अभाव है, एक तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है बालकों के शैक्षणिक मार्गदर्शन की कमी का होना। तीसरा है भाषा शिक्षण संबंधी उपागमों का अभाव। या चौथा है ये सारे ही से। तो भाषा शिक्षण की प्रमुख चुनौती में सारे आ जाते हैं, क्योंकि देखो कुशल शिक्षकों का अभाव है, बिल्कुल सही बात है, यह प्रमुख चुनौती है। बालकों के शैक्षणिक मार्गदर्शन में कमी होना यह भी कारण है, और भाषा शिक्षण संबंधी उपागमों का अभाव ये भी सही कारण है। तो इस प्रकार ये सारे ही कारण है ना भाषा शिक्षण के प्रमुख चुनौतियां बन के उभरी हुई है। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए? स्वाभाविकता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, बोधगम्यता होनी चाहिए, ये सारे होने चाहिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक तो स्वाभाविकता भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक स्पष्ट होना चाहिए, तभी तो बात को समझ पाएगा ना अगला, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो मैं स्पष्ट तौर पे नहीं बता पाऊंगा तो आप उसको कैच नहीं कर पाओगे। और तीसरी है बोधगम्यता, यानी समझ की शक्ति, कितना समझा पाता है व्यक्ति अगले को और कितना अगला उसको समझ पाता है, इसका कॉम्बिनेशन। तो ये सारी ही चीजें है ना वो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता है, यानी ये सारी चीजें ही मौखिक अभिव्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक होती है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल के क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पना को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या संकल्पना को मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। यानी इसमें क्या कह रहा है कि संकल्पना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए? पहले मूर्त से फिर अमूर्त की तरफ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बता रहा है। यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा 5 के स्कूल में हो जाती है, ठीक है, जैसे कि होना निश्चित ही एक तरीके से था, तथा आप गणित के अध्यापक हैं, ठीक है, पहले दिन कक्षा में जाते हो, तो आपका प्रथम कार्य क्या होगा? यानी आप किसी कक्षा 5 के स्कूल में नियुक्त हो गए, आप विद्यालय में गए, विद्यालय जाने के बाद क्लास में गए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बच्चे के विषय के नाम की आदि की जानकारी लोगे, या फिर उसके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाओगे, या अपने विषय में अपनी योग्यता बताओगे कि मैं इतना तगड़ा हूँ, ये सारे ही काम करोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी जो बच्चे हैं उनके ज्ञान और उनकी भावना के बारे में आप पता करोगे। क्या करोगे? उनके ज्ञान और भावना के बारे में पता करोगे सबसे पहले जब आप क्लास में जाओगे। तो मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? मूल्यांकन की दृष्टि से जो परीक्षा होती है उसमें कौन सा गुण होना जरूरी नहीं है? वो नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। विश्वसनीयता, वैधता, परिणाम या व्यापकता। तो मूल्यांकन कर रहे हो तो परिणाम होना आवश्यक नहीं है, बाकी देखो विश्वसनीय होना चाहिए, वेद वो होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और उसके बाद व्यापक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं संकुचित हो वो, लेकिन परिणाम तो बाद की बात है ना। तो इस परिणाम वाला इसमें आवश्यक नहीं है, बाकी विश्वसनीयता, वैधता और व्यापकता होनी आवश्यक है। गणित की सकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है। गणित की जो सकेंद्रीय पद्धति है उसकी क्या विशेषता है? सरल से कठिन की ओर जाता है, या कठिन से सरल की ओर आता है, या सरल से सरल ही चलता रहता है, या कठिन से कठिन की ओर चलता रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? गणित की संकेंद्रीय पद्धति है उसमें क्या होता है? पहले सरल सिखाया जाता है, सरल से थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता है, यानी सरल से कठिन की ओर जाते हैं। किधर जाते हैं? सरल से कठिन की ओर। कहीं भी चले जाओ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सीखने के क्रम में, चाहे वो गणित हो, सामाजिक हो, कुछ भी हो,
है ना, या जीवन हो। पहले आप सरल से स्टार्ट करोगे और धीरे 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 अपने लेवल को बढ़ाते जाओगे, यानी कठिन की ओर बढ़ते जाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज एरर शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज ऑब्टेनमेंट, एक्विजिशन, असेसन या लर्निंग। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा लर्निंग, यानी लैंग्वेज एरर शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज लर्निंग। ठीक है। ईयर ऑफ इवोल्यूशन, इवेल्युएशन इज क्या है? पर्सनल एरर है, वेरिएबल एरर है, कांस्टेंट एरर है, या सारे के सारे ही है? तो जो इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन की गलती है ना, वो कांस्टेंट एरर है। किस प्रकार की एरर है? कांस्टेंट यानी लगातार चलने वाले एरर है। इन विच मेथड लिटिल और नो अटेंशन गिवन टू प्रोनाउंसिएशन, किसमें प्रोनाउंसिएशन को कोई अटेंशन नहीं दिया जाता? ग्रामर ट्रांसलेशन में, सीएलटी में, एसएलटी में, ऑडियो लिंगुअल में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन है उसमें प्रोनाउंसिएशन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, किसमें नहीं दिया जाएगा? जो ग्रामर ट्रांसलेशन है उसमें प्रोनाउंसिएशन को, यानी जो बोलते हैं उसको कोई अटेंशन नहीं दिया जाएगा, या बहुत कम अटेंशन दिया जाएगा। द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू एक्सेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर इज, क्या होगा? यूनिट टेस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, समरेटिव असेसमेंट या पोर्टफोलियो। तो सबसे जो बेस्ट टूल होगा ना, जिसके माध्यम से आप वैल्यू और एटीट्यूड देखोगे लर्नर का, तो वो होगा पोर्टफोलियो। क्या होगा? पोर्टफोलियो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण अनुदेशन तकनीक में अनुदेश का अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना, सूचनाएं प्रदान करना, सामने आकर सूचनाएं देना, ये सारे ही। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी सूचनाएं प्रदान करना। जो शिक्षण अनुदेशन तकनीक में क्या किया जाता है? सूचनाएं प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में अध्यापन कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है श्रव्य उपकरण का, दृश्य उपकरण का, श्रव्य और दृश्य उपकरण दोनों का, या किसी का नहीं। तो विज्ञान शिक्षण में अध्यापन कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आप श्रव्य उपकरण का भी प्रयोग करोगे, दृश्य उपकरण का भी प्रयोग करोगे। इस प्रकार आप दोनों तरीके के उपकरणों का प्रयोग करोगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किन प्रश्नों के द्वारा किया जाता है? भाषा अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करना है आपको, तो कौन से प्रश्न लोगे आप? बहुविकल्पी, निबंधात्मक, सत्य असत्य, या बहुसंक्षिप्त प्रश्न? तो अभिव्यक्ति की बात कर रहा है ना, अगर अभिव्यक्ति भाषा की अभिव्यक्ति की बात कर रहा है तो उस परिस्थिति में तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। डिटेल में बताओगे तो आप किस प्रकार के प्रश्न दोगे? निबंधात्मक प्रश्न दोगे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा निम्न में से क्या व्यवस्था की जाती है? निदानात्मक परीक्षण में किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? कमजोरियों को दूर किया जाता है, उपचारात्मक सुझाव देते हैं, कमजोरियों का पता लगाया जाता है, ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी जो निदानात्मक परीक्षण है इसमें कमजोरियों को दूर भी किया जाता है, सही है, उपचारात्मक सुझाव भी दिया जाता है, सही है, कमजोरियों का पता भी लगाया जाता है, सही है, यानी सारे ही कार्य निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन से पक्ष सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक अध्ययन में कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? समाज के सांस्कृतिक पक्ष, समाज के धार्मिक पक्ष, समाज के राजनीतिक पक्ष, क्या ये सारे के सारे? तो देखो सामाजिक अध्ययन में शामिल कौन सा नहीं है? तो सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है, तो ये तो सारे शामिल होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं होगा कि जो शामिल नहीं है। तो ये भी शामिल होगा, समाज के धार्मिक पक्ष भी होंगे, राजनीतिक पक्ष भी होंगे। तो ये सारे पक्ष सामाजिक अध्ययन में शामिल होंगे, इसमें नहीं वाला शामिल नहीं होगा, तो ये सभी शामिल होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो वेद होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। तो वेद मूल्यांकन, वेद तो अच्छा मूल्यांकन वेद होना चाहिए, बिल्कुल सही है, व्यवहारिक होना चाहिए, सही है, विश्वसनीय होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन संकीर्ण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का हम प्रश्न पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें विस्तारित दिखा था, तो वो तो होना चाहिए, लेकिन संकीर्ण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेद होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। तो संकीर्ण इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि विशेषता नहीं है ये पूछा था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षण की परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक, सिगमंड फ्राइड, अरस्तु या फ्रोबेल? तो शिक्षण की जो परियोजना विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक साहब है ना, वो शिक्षण की परियोजना विधि के प्रतिपादक है। कौन? किलपैट्रिक साहब। और समस्या समाधान विधि विज्ञान में जानी जाती है किस नाम से? समस्या विधि, योजना विधि, प्रविधि या वैज्ञानिक विधि? तो समस्या समाधान विधि विज्ञान में वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? समस्या समाधान विधि में क्या होता है? वैज्ञानिक विधि होती है एक प्रकार की।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो के जो लेवल 1 के उपयोगी प्रश्न है, L1 के है ना, लेवल 1 के उपयोगी प्रश्न है वो हमने कर लिए हैं। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है, तो लगातार बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।